अब हम लोग समझते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मतलब ये मेथड क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग नॉन इंटीग्रल मेथड, रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, ये तीसरा मेथड हम लोग पढ़ लिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बिहार यूनिवर्सिटी में इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। आप पिछले 12 साल के क्वेश्चन में उठा करके देख लीजिए, 13 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। स्पष्ट लिखता है कि इस क्वेश्चन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से ही सोल्व करना है, और ये मेथड जो है आपके सिलेबस में मेंशन भी है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे आसान मेथड भी है, ये बात भी ध्यान रखना, ये सबसे आसान है। बाकी जितने भी आप मेथड पढ़ रहे हैं वो सारे से आसान है। ठीक है, जनरली सबसे पहले तो हम लोग जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस फॉर्म का है। पहले आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये d2y/dx² प्लस pdx, सॉरी pdy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसी को सोल्व करने का एक मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है ना, इसमें एक्चुअल में क्या होता है ये टर्म नहीं आता है। जनरली इसके जितने भी क्वेश्चन है जिसपे ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करके सोल्व करना होता है, उसमें ये टर्म गायब रहता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये टर्म रहेगा तो ये मेथड काम नहीं करेगा, है काम करेगा, लेकिन जनरली ये नहीं रहता है। ठीक है, जनरली ये टर्म गायब रहता है उसमें से, वो सीधा यही रहता है d2y/dx² और प्लस qy इज इक्वल टू r। इसी फॉर्म में रहता है इसका, जनरली 90% केस में इसी फॉर्म में रहता है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसी फॉर्म को सोल्व करना रहता है। तो कैसे सोल्व करते हैं इसको समझते हैं। तो इसका जो सोल्व करने का तरीका है ना, बहुत आसान है, और ट्वेल्थ बोल रहे हैं, पार्ट 2 में जो हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड है। पार्ट 2 में हम लोग एक चीज CF पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं? CF मिला था ना, CF और PI। CF बराबर जो फॉर्मूला था वही यहाँ भी अप्लाई होता है, यहाँ भी CF ही निकालना होता है। ठीक है, भैया, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो CF जो निकलता था वो किस चीज पे डिपेंड करता था? D के रूट्स पे डिपेंड करता था। और D क्या होता था यहाँ पे, इसको हम लोग d2y लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे ये qy है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? d2 प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता था, यहाँ से हम d का क्या करते थे? वैल्यू निकालते थे, और d के वैल्यू से CF निकलता था। ठीक है, d का जो वैल्यू होता था उसी पे CF डिपेंड होता था। तो d के वैल्यू पे जो CF डिपेंड होता था, इसी CF को हम लोग को यहाँ भी निकालना है, यानी यहाँ तक सेम टू सेम आना है। यहाँ तक सेम टू सेम आने के बाद जो CF निकलेगा, उसके बाद ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर शुरू होता है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन आएगा, इसमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले CF निकालना है। CF कैसे निकलेगा? जो हम लोग पार्ट 2 में मेथड पढ़े हैं उसी मेथड से CF निकालना है, और CF के बाद हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे। ठीक है, तो CF जब निकलता है तो ध्यान दीजिएगा, CF आता कैसे है? जब भी हम लोग CF निकालते हैं तो या तो ऐसे आता है A cos x प्लस b sin x, इस फॉर्म में आता है, नहीं तो C बराबर ऐसे आता है c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस x, इस टाइप से आता है। मतलब जो भी आए, हम ये नहीं कह रहे इतना ही आएगा, यही आएगा, इसी टाइप में जो भी आता है उसमें आप देखिएगा कांस्टेंट आता है। जैसे यहाँ पे A आ रहा है, B आ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ C1 आ रहा है, C2 आ रहा है। तो बस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में इसी को पकड़ लेना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे A और B आ रहा है, इसी का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दिया जाता है। A और B का वैल्यू हमको पता किया जाता है, निकाला जाता है, उसका वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिया जाता है। इसी मेथड को कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो A और B का वैल्यू निकलता कैसे है? तो सिंपली इसको निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। इस वेरिएशन ऑफ मेथड को सोल्व करने के लिए दो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो चीज हम आपको बताते हैं। इसका दो रिजल्ट है। जैसे कैसे नॉन इंटीग्रल के लिए 4 रिजल्ट हम बताए हैं, 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0, ऐसे करके 4 को बताया ना, वैसे ही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए आप दो चीज याद रखेंगे। ठीक है, वो दो चीज क्या है अभी बताते हैं। दो चीज क्या है? A1
अगर सी एफ, यहाँ समझ लीजिए, अगर सी एफ इज इक्वल टू ए कॉस एक्स है प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, या फिर ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसी फॉर्म में ना आएगा, मतलब ये नहीं देखना किस फॉर्म में आएगा, बस ए और बी आएगा ना, बस हमको ये ध्यान रखना है कि ए और बी क्या होगा, हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ए और बी जब भी आएगा तो बस इतना ध्यान रखना है कि a1u, ठीक है, प्लस b1v इज इक्वल टू 0 एंड a1u1 प्लस b1v1 इज इक्वल टू आर ले लेना है। अब a1 क्या है, जैसे y होता है और यहाँ पे 1 लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, y का एक बार डिफरेंशिएशन, वैसे ही यहाँ a है 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब है y का एक बार डिफरेंशिएशन, वैसे ही b1 का मतलब b का एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, अब बात है यहाँ u क्या है, v क्या है, तो u और v जो इसके बगल में आएगा उसको मानेंगे, a के बगल में जो आएगा उसको u मानेंगे, ठीक है, और b के जो बगल में आएगा उसको v मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे u और v हो गया, और u1 मतलब u का एक बार डिफरेंशिएशन और v1 मतलब v का दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये दो चीज लेना है, जब भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का बात आएगा पहले आपको CF निकालना है, सबसे पहला नंबर काम ये है। CF निकालने के बाद उसमें जो A और B आएगा उसके लिए ये दो इक्वेशन बनाने हैं, मतलब ये दो आप लिख दीजिएगा, बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इतना इज इक्वल टू 0 और इतना इज इक्वल टू r, और उसके बाद यहाँ पे a1 का वैल्यू पुट करना है, मतलब a का डिफरेंशिएशन, a जो आएगा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, तो a तो a ही है तो a1 रख देना है, उसके बाद u रख देना है, b का वैल्यू रख देना है, u1 का वैल्यू रख देना है, v1 का वैल्यू, u1 का वैल्यू मतलब u का एक बार डिफरेंशिएशन करके, v1 का वैल्यू मतलब v का एक बार डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। और दोनों इक्वेशन में जब वैल्यू रखेंगे तो दो अलग अलग इक्वेशन बन के आ जाएगा ना, यानी एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया, इसी दोनों इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा, और a और b का जो वैल्यू निकलेगा वो इस CF में रख देंगे तो यही y बराबर हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है, सीधा क्या करना है, CF निकालना है। CF निकालना ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं, पार्ट 2 में ही पढ़े हैं। CF निकालने के बाद इसके कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, नोट करना है, a1 a है b है, और उसके बाद इसको u मान लेना है, इसको v मान लेना है, इस दोनों का एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है, u1 निकाल लेना है, v1 निकाल लेना है, और इस इक्वेशन में रख देना है वैल्यू, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल लेना है और यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर हो जाएगा। यही पूरा प्रोसेस क्या है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है, ठीक है। अब इसके मदद से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसलिए आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके हम दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो इस मेथड को समझने के लिए हमें क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, मामूली क्वेश्चन नहीं है, 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब कब पूछा है हम लिख देते हैं, 15, 18 13, 19 और 15, 13, ये 2013 में, फिर 15 में और फिर 2019 में। ये क्वेश्चन टोटल 3 बार पूछा गया है बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस मेथड से सोल्व करना है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। हम आपको पहले ही बताए थे कि इस मेथड में अधिकांश जो क्वेश्चन मिलेगा उसका एक बीच वाला टर्म गायब रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला टर्म, ठीक है। जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म था वो d2y/dx प्लस p/dx था, जिसमें देख रहे हैं p/dx गायब है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में 90% क्वेश्चन आपका रहेगा जो इस मेथड से बनाना होगा, ठीक है। सोल्व कैसे करते हैं तो हम आपको पहले ही बताएं, जैसे आप पार्ट 2 में पढ़े हैं, इससे टू से वैसे ही शुरू करना है और CF निकालने तक पहुंचना है, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, d² और प्लस n² लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू sec nx, क्योंकि d इज इक्वल टू क्या होता है, d/dx, ठीक है। तो ये d2y होगा, यहाँ से y को कॉमन बनाएंगे तो ये d² प्लस n² हो जाएगा इंटू y हो जाएगा और इज इक्वल टू sec nx, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनता है, इसी को ना बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन,
इसीलिए ए इज ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या किया जाता है, डी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो डी का वैल्यू यहाँ से कितना आने वाला है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो डी का जो वैल्यू आएगा वो ध्यान से देखिएगा तो रूट अंडर माइनस एन स्क्वायर आएगा, यही ना आएगा डी का वैल्यू। रूट के अंदर में माइनस आ रहा है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आयोटा में जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो d इज इक्वल टू एन स्क्वायर का तो n हो जाएगा, रूट के अंदर में क्या बच जाएगा -1, और इसी को तो बोलते हैं आयोटा। और रूट हटता है तो इसके साथ प्लस माइनस भी आता है, तो d बराबर प्लस माइनस एन आयोटा हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, d का। अब इस d के मदद से हम क्या करेंगे, CF को निकालेंगे, ठीक है। और CF के निकालने के बाद उसके बाद हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले CF निकालते हैं। तो इसका CF कितना होता है, तो CF आप जानते हैं कि इसका जो CF है वो कुछ ऐसे होगा, ए cos। अब इसके एंगल में क्या लगता है, आयोटा के बगल वाला वैल्यू, ठीक है। तो आयोटा के बगल में क्या है, n है, तो क्या हो जाएगा, a cos nx हो जाएगा, a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है। ये CF का फॉर्मूला होता है। CF का फॉर्मूला क्या होता है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर d बराबर, ठीक है, प्लस माइनस x आयोटा है, ठीक है, अगर d बराबर प्लस माइनस x आयोटा है तो CF होता है, CF इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है। यानी ये जो आयोटा के बगल में लगा होता है वही cos और sin के एंगल में आता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे n है इसलिए इसके एंगल में n आया, ठीक है। तो ये CF का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या कहता है कि आप a के बगल वाले वैल्यू को u मान लीजिए और b के बगल वाले वैल्यू को v मान लीजिए, ठीक है। तो लेट u इज इक्वल टू cos nx एंड v इज इक्वल टू sin nx, ठीक है। u और v का वैल्यू हो गया। अब बाई, अच्छा एक मिनट, हमको u जानने वाला इसकी डिफरेंशिएशन का भी, तो मैं काम करते यहीं पे इसका एक बार डिफरेंशिएशन भी कर देते। तो u1 कितना हो जाएगा, u1 का मतलब u का एक बार डिफरेंशिएशन, तो cos nx का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और यहाँ n भी लगा हुआ है तो n बाहर आएगा और माइनस भी आएगा इसके साथ, तो माइनस n, ये sin nx हो जाएगा। एंड v1 का वैल्यू कितना होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ पे n लगा हुआ है तो n बाहर आएगा, तो n cos nx हो जाएगा, ठीक है। u1 और v1 का भी वैल्यू निकल गया, u और v का तो वैल्यू हम पहले ही बता दिए। अब क्या करते हैं, बाई मेथड ऑफ वेरिएशन, ठीक है। v लिखिए, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा वेरिएशन, ठीक है। कितना लिखते रहे, v ऑफ p वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो मेथड है वो कहता है कि a1, अगर ये सारा सिचुएशन है तो a1 u प्लस b1 v इज इक्वल टू 0 होगा, एंड a1 u1 प्लस b1 v1 इज इक्वल टू r होगा, ठीक है। ये कौन सा मेथड कहता है, ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहता है, ठीक है, कि अगर ये सारा सिचुएशन बन रहा है तो इस सिचुएशन में a1u प्लस b1 v का वैल्यू हमेशा 0 होगा, और a1u प्लस b1 v1 का वैल्यू r के बराबर होगा, ठीक है। और r यहाँ पे क्या है तो ध्यान रखना है, r ये है LHS में जो रहता है इसको r बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बताए थे, ठीक है।
तो आर की जगह पे इसको लिखेंगे और a1 b1 का वैल्यू देखिए a1 क्या है, तो a1 जो है a का डिफरेंशिएशन है, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ये कहीं गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन u और v आप जान रहे हैं ये चीज दिया हुआ है, और u1 v1 जान रहे, तो ये u1 अब v1 का वैल्यू क्या करते हैं इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये दो इक्वेशन बन जाएगा, ये दोनों में पुट करने के बाद, और इस दोनों की मदद से हम लोग a का और b का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जगह नहीं है, पहले हम इसको पुट करते हैं, तो ये सारा वैल्यू इसमें रखते हैं, तो ये फाइनल कितना होगा, पहले तो है यहाँ पे a1, तो a1 का तो वैल्यू कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन u का वैल्यू है, ठीक है। u का वैल्यू कितना है, cos nx है, तो a1 cos nx ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्लस b1 भी है, तो प्लस b1, अब v के जगह पे कितना है, तो v के जगह पे यहाँ sin nx है, तो b1 sin nx हो जाएगा, ठीक है। ये n है, n और x cos हो जाएगा n हो, अच्छा n है यहाँ पे cos nx है, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू में कितना होता है, तो इक्वल टू में यहाँ पे 0 होता है, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये दूसरा जो इक्वेशन है वो इसके मदद से हम बनाएंगे, तो यहाँ पे a1 u1 है, तो a1 रखेंगे, ठीक है, u1, तो u1 का तो वैल्यू ये है माइनस n साइन nx, ठीक है, तो माइनस n, ठीक है, साइन nx, ये u1 का वैल्यू है, ठीक है। अब प्लस फिर v1 है, और उसके बाद यहाँ पे v1 है, तो v1 का तो वैल्यू ये है n cos nx, ठीक है, तो v1 n cos nx, तो इज इक्वल टू में यहाँ पे r लेना है, ठीक है। तो r का वैल्यू हम बता हुए थे कितना था, sec nx, RHS में जो रहता है उसी को हम लोग r मानते हैं, ठीक है, तो RHS में यहाँ पे sec nx था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो ये माइनस n a1, ठीक है, साइन nx, अब प्लस ये n b1 cos nx इज इक्वल टू sec nx, ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा ये वाला रोमन वाला 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और सोल्व करके a1 का वैल्यू निकल सकता है यहाँ से, और b1 का वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। और a1 और b1 का जब वैल्यू निकल जाएगा तो उसी के हेल्प से हम लोग a और b का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सोल्व करें कि a1 और b1 का वैल्यू निकल जाए, तो अब हम लोग आके हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में दो इक्वेशन की मदद से हम लोग वैल्यू, दो चीज का वैल्यू निकालते थे, दो वेरिएबल का, तो वही बात है, ठीक है। तो इधर वाला चीज पहले मिटा देते हैं। अब सोचना है कि इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सोल्व करें कि a1 और b1 का वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे a1 cos nx है, ठीक है, यहाँ पे a1 sin nx है। तो अगर किसी तरीके से दोनों में हम कुछ कुछ मल्टीप्लाई करके इसको सेम टू सेम कर दें और ऐड करें तो ये कट जाएगा, और a1 वाला कट जाएगा, तो इस b1 वाले को ऐड करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें किसके बराबर होगा, तो इसमें क्या चीज का कमी है, n इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक तो n चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, इसमें sin nx है, इसमें नहीं है, इसमें क्या चाहिए, sin nx, ठीक है। अब प्लस, अब दूसरे वाले इक्वेशन में क्या क्या कमी है, तो दूसरे वाले इक्वेशन में अगर इसमें a1 है तो इसमें a1 है, लेकिन इसमें cos nx नहीं है, तो सॉरी इसमें cos nx है तो इसमें cos nx नहीं है, तो इसमें एक cos nx चाहिए केवल। अगर हम इस चीज को अप्लाई करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ से हम b1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में n sin nx से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन 1 यही ना है, तो इक्वेशन 1 में n sin nx से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा sin n से भी मल्टीप्लाई करना है तो इधर n लिख देते हैं, n a1 sin nx, ठीक है, इनटू cos nx,
ओके, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n ये हो जाएगा n/1, ठीक है। अब साइन nx है और ये भी साइन nx है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर nx इज इक्वल टू 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन कितना बनेगा, दूसरे इक्वेशन में क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है, cos nx से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -n a1 पहले से है, ठीक है, और sin nx भी पहले से है और इनटू cos nx भी आ जाएगा और प्लस, ठीक है। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n/1 पहले से है और cos nx है, इसमें फिर cos nx से मल्टीप्लाई करना है तो cos स्क्वायर nx हो जाएगा और इज इक्वल टू sec nx है, इसमें cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 10th क्लास में पढ़े होइएगा sec x into cos x कितना होता है 1 होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड करते हैं फ्रॉम, अच्छा ऊपर तो लिख ही दिया कि ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में माइनस में प्लस में है और दोनों सेम टू सेम है। अब ये टर्म बचेगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में सेम टू सेम क्या है n/1 और n/1 दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे n/1, ठीक है, और बचेगा ऊपर वाले में साइन स्क्वायर nx और नीचे वाले में cos स्क्वायर nx, ठीक है। इधर में जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 1 कितना होगा 1 हो जाएगा। अच्छा ये बात बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, एंगल कुछ भी हो सेम हो बस, ठीक है। तो n/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू है नहीं। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि b1 का वैल्यू कितना होगा तो 1/n हो जाएगा, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकला है b1 का निकला है। b1 का मतलब यहाँ पे क्या है, b1 का मतलब है b का एक बार डिफरेंशिएशन, b1 के जगह पे dv/dx लिख सकते हैं, ये समझ में नहीं आया। b1 का मतलब क्या है b का एक बार डिफरेंशिएशन, तो b के एक बार डिफरेंशिएशन को dv/dx नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यानी dv/dx का वैल्यू कितना हो गया 1/n हो गया। तो यहाँ से dv का वैल्यू कितना हो जाएगा dv = 1/n dx, दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेशन करिएगा तो ये b हो जाएगा b = 1/, चूंकि ये n है तो कांस्टेंट है तो ये x/n इसका हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट को आप लीजिएगा ना इंटीग्रेशन हटा रहे हैं तो c1 हो जाएगा। ये समझ में आया, डायरेक्ट लिखें, दोनों तरफ जैसे ही आप इंटीग्रेशन करिएगा d हट जाएगा ये b हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन n/nx हो जाएगा प्लस पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये b का वैल्यू निकल गया, ऐसे ही a का वैल्यू निकालना है। हाँ तब a का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले a1 निकालना पड़ेगा, a के वैल्यू के लिए जैसे b1 निकला है तब ना b का वैल्यू निकाल पाए हैं, वैसे ही a निकालने के लिए पहले a1 निकालना पड़ेगा। तो b1 का वैल्यू हम क्या करते हैं किसी एक इक्वेशन में रख करके हम वहां से क्या निकाल लेंगे a1 का वैल्यू निकाल लेंगे और a1 का जैसे ही वैल्यू निकलेगा हम a का वैल्यू निकाल लेंगे और वही दोनों तो चाहिए, उस दोनों को CF में रख देते हैं आंसर में, ठीक है। तो ये जो b1 का वैल्यू है 1/n, इसको क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे b1 यही है ना, यहीं पे रखेंगे, क्या रखेंगे 1/n रखेंगे, चलिए रख दिया। अब यहाँ से क्या करना है a1 का वैल्यू निकालना है, इसको मिटा देते हैं, अब ये खत्म हो गया। ठीक है, तो a1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको इधर भेजते हैं तो a1 cos nx = -1/n sin nx, ठीक है, कितना हो जाएगा। अच्छा a1 का क्योंकि वैल्यू निकालना है तो इसको भी उधर भेजते हैं, a1 = -1/n, ये साइन है ये cos जाएगा डिवाइड में, तो sin/cos क्या होता है इतना नहीं पता है tan nx, ठीक है। तो a1 का जो वैल्यू है वो कितना आया -1/n tan nx, ठीक है। अब क्योंकि हमको a1 का वैल्यू थोड़ा चाहिए, हमको तो a का ना चाहिए, तो a1 की जगह पे लिख सकते हैं dA/dx, तो dA/dx =
तो -1/n बाहर आ गया, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan nx, तो हम tan nx का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, tan x का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो n का क्या होता है, तो n बाहर निकल जाता है, तो -1/n ये पहले से है, n बाहर निकलेगा तो 1/n निकलेगा, इंटीग्रेशन में उलट के निकलता है, ठीक है। और tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो log बना होता है, tan x का डिफरेंशिएशन में सेक में जाता है, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होता है प्लस में, और माइनस में होता है log cos x, मतलब tan x का दो इंटीग्रेशन होता है, एक माइनस log cos x, एक होता है प्लस log sec x, ठीक है। तो हम प्लस वाले को लिए, क्या लिए माइनस के चक्कर में पढ़ने जाएंगे। अब माइनस वाला भी ले सकते हैं, या माइनस और प्लस करने के लिए ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/n², ये कितना हो गया, log sec x, ये किसका वैल्यू आया है, ये a का वैल्यू आया है, ठीक है। ये है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये a का वैल्यू निकल करके आया है सामने, और b का वैल्यू यहाँ है, और a और b का वैल्यू निकल गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन इज c, यानी y बराबर, ठीक है, क्या था, a cos x था, cos nx था ना, तो a के जगह पे रखेंगे वैल्यू। अच्छा, पूरा बोर्ड मिटाते हैं, अच्छे से लिखते हैं उसको। कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ठीक है, CF इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, CF कितना था, y cos nx था प्लस, सॉरी a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है। तो a का वैल्यू पहले रखेंगे, तो a का वैल्यू है -1/n², ठीक है, log sec x, ठीक है। ये a का वैल्यू है, इनटू क्या था, cos nx, n भी था साथ, सॉरी हाँ n था, cos nx, ठीक है। अब प्लस b, तो b के जगह पे कितना है, x/, अच्छा इसमें c नहीं लगाया था, इसमें भी तो c लगेगा, यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c2, क्योंकि इंटीग्रेशन हटा है तो लगेगा, यहाँ पे क्या है, c2 भी है, ठीक है। b का वैल्यू x/n और प्लस c1, ठीक है, into sin nx, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो मेथड है समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, एक प्रैक्टिस टाइप का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे पास है, लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास है, तो वो सारा का एक ही वीडियो में हम कर देंगे, एक्सप्लेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से, क्योंकि उसमें सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसको इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ।